फरवरी 2019 ये वो महीना था जब दो न्यूक्लियर ताकतें भारत और पाकिस्तान जंग के मुहाने पर आ खड़े हुए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था? आज इसी पूरी कहानी को, इसके हर एक पहलू को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो इस सब की शुरुआत होती है 14 फरवरी 2019 से। जगह थी जम्मू कश्मीर का पुलवामा। एक आतंकी हमले ने पूरे देश को, सच कहें तो, हिलाकर रख दिया। और इसी एक घटना ने एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन की नींव डाली जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। तो चलिए सबसे पहले उस हमले की बात करते हैं। वो हमला जो इस पूरे संकट की जड़ था और आने वाले हफ्तों में जो कुछ भी हुआ उसकी सीधी वजह बना। सोचिए, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, 78 गाड़ियों का एक काफिला जिसमें सीआरपीएफ के 2500 से ज्यादा जवान सवार थे, अपने रास्ते पर जा रहा था। और तभी अचानक 300 किलो आरडीएक्स से लदी एक गाड़ी उस काफिले में जा घसी। एक जबरदस्त धमाका हुआ और इस बेहद कायराना हमले की जिम्मेदारी ली पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने। और इस हमले का नतीजा बहुत ही दर्दनाक था। भारत ने अपने 40 बहादुर जवानों को खो दिया। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, नहीं, ये एक ऐसा जख्म था जिसने पूरे देश के दिल पर एक गहरी चोट की। इस हमले के बाद जाहिर है पूरे देश में गम और गुस्सा था, लेकिन नई दिल्ली में सिर्फ मातम नहीं था, बल्कि एक ऐसे जवाब की तैयारी शुरू हो चुकी थी जो पहले कभी नहीं दिया गया था। और यहीं से कहानी का रुख मुड़ता है एक टॉप सीक्रेट प्लान की तरफ। एक ऐसा प्लान जिसे कोडनेम लिया गया ऑपरेशन बंदर। अब देखिए, हमले के ठीक अगले दिन भारत ने अपने एक हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट का कैमरा घुमाकर पाकिस्तान के बालाकोट पर फोकस कर दिया। लेकिन सिर्फ सैटेलाइट से काम नहीं चलने वाला था। असली काम किया जमीन पर मौजूद रॉ के एजेंट्स ने। उन्होंने खुद जाकर इस जानकारी को कंफर्म किया और बताया कि बालाकोट के उस कैंप में 500 से भी ज्यादा आतंकी मौजूद थे, ट्रेनिंग ले रहे थे। तो ये जो कॉम्बिनेशन था ना, सैटेलाइट की आंखों और जमीन पर मौजूद इंसानी दिमाग का, यही इस मिशन के कामयाब होने की सबसे बड़ी वजह बना। और जब ये सारी खुफिया जानकारी देश के टॉप लीडर्स के सामने रखी गई, तो उस वक्त के रॉ चीफ अनिल धस्माना ने इस टारगेट की अहमियत को सिर्फ एक लाइन में समेट दिया। पता है क्या कहा उन्होंने कहा, सर, अगर हम इसे हिट करते हैं तो इन्हें संभलने में 10 साल लग जाएंगे। मतलब साफ था, इस एक कैंप को तबाह करने का मतलब था जैश-ए-मोहम्मद की कमर तोड़ देना। पर इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती थी इसे पूरी तरह से सीक्रेट रखना। इसके लिए धोखे की एक कमाल की स्ट्रैटेजी बनाई गई। एक तरफ तो बेंगलुरु में इंटरनेशनल एरो इंडिया शो वैसे ही चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ताकि दुनिया को लगे कि सब नॉर्मल है। वहीं दूसरी तरफ रोज रात को बॉर्डर के पास फाइटर जेट्स को उड़ाया जाने लगा। क्यों? ताकि पाकिस्तानी रेडार ऑपरेटर्स को इसकी आदत पड़ जाए। उन्हें लगे कि अरे, ये तो रोज का काम है, और जब असली हमला हो तो वो उसे भी एक रूटीन फ्लाइट ही समझें। ये एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल गेम था। और इस ऑपरेशन का जो कोड नेम था वो भी बड़ा दिलचस्प था, ऑपरेशन बंदर। ये नाम रामायण से लिया गया था। जैसे हनुमान जी ने समंदर लांघकर लंका में आग लगा दी थी, ठीक उसी तरह ये नाम इस बात का प्रतीक था कि ये मिशन भी सरहद पार जाकर दुश्मन के घर में घुसकर उसके सबसे बड़े अड्डे को तबाह करने का मिशन है। तो सारी प्लानिंग हो चुकी थी, धोखे का जाल बिछ चुका था। अब वक्त था एक्शन का। 26 फरवरी की वो रात जब इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स अपने सबसे खतरनाक और शायद सबसे अहम मिशन के लिए रवाना हुए। तारीख थी 26 फरवरी और वक्त था सुबह के करीब 3 बजे जब 12 मिराज 2000 जेट्स ने अंधेरे को चीरते हुए उड़ान भरी। उनका सबसे बड़ा दुश्मन था पाकिस्तानी रडार। तो उससे बचने के लिए उन्होंने टेरेन मास्किंग तकनीक अपनाई। इसका मतलब है पहाड़ों की घाटियों से चिपककर बहुत नीचे उड़ना, ताकि रडार उन्हें पकड़ ही ना पाए। और इस मिशन के लिए हथियार भी कोई मामूली नहीं थे, वो थे स्पाइस 2000 प्रिसिजन बॉम्ब। अब ये जो स्पाइस 2000 बम है ना, ये बहुत स्मार्ट है। इसकी खासियत ये है कि ये पहले बिल्डिंग की छत को तोड़कर अंदर घुस जाता है और फिर अंदर जाकर फटता है। इसका फायदा ये कि बाहर से देखने पर ज्यादा तबाही नहीं दिखती, लेकिन अंदर का नुकसान 100% होता है। मकसद साफ था, टारगेट को पूरी तरह नेस्तनाबीद करना, लेकिन आसपास के आम लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। और जैसे ही पायलट्स ने अपने टारगेट पर बम गिराए, कंट्रोल रूम में एक कोडेड मैसेज गूंजा, बंदर मारा गया। बस इतना ही, मिशन पूरा हो चुका था। तो भारत ने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि अब तो ये और ज्यादा तनावपूर्ण होने वाली थी, क्योंकि अगले ही दिन ये लड़ाई जमीन से निकलकर आसमान में पहुंच गई।
और दशकों बाद दोनों देशों के फाइटर जेट्स आमने सामने थे, जिसे कहते हैं एक डॉग फाइट। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान पर अब अपनी साख बचाने का दबाव था, तो अगले दिन यानी 27 फरवरी को उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। उनके सबसे एडवांस्ड लड़ाकू विमान, जिनमें F-16 भी शामिल थे, उनका एक पूरा पैकेज लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके भारत की तरफ आ गया। और आसमान में जो मुकाबला हो रहा था वो बिल्कुल भी बराबरी का नहीं था। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ था 60 के दशक का डिज़ाइन वाला पुराना लेकिन अपग्रेडेड MiG-21 बाइसन, और दूसरी तरफ अमेरिका का बना हुआ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस चौथी पीढ़ी का F-16। टेक्नोलॉजी के लेवल पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। उसी डॉग फाइट के बीच विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो लगभग नामुमकिन माना जाता है। उन्होंने अपने पुराने MiG-21 से एक कहीं ज्यादा एडवांस्ड F-16 को मार गिराया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इसी दौरान उनके अपने जेट को भी एक मिसाइल लग गई और उनके पास पाकिस्तान कंट्रोल्ड इलाके में इजेक्ट करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। और बस यहीं से ये पूरा संकट एक मिलिट्री एक्शन से बदलकर एक हाई स्टेक्स डिप्लोमेटिक क्राइसिस बन गया। सोचिए, एक इंडियन एयरफोर्स का पायलट दुश्मन देश की कैद में। पूरा देश अपनी सांसें थामे देख रहा था कि अब आगे क्या होगा। पाकिस्तानी कैद में भी जब वहां की सेना ने उनसे मिशन की डिटेल्स उगलवाने की कोशिश की, तो विंग कमांडर अभिनंदन का जवाब शांत लेकिन दृढ़ था। उन्होंने बस इतना कहा, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट, यानी मुझे आपको ये बताने की इजाज़त नहीं है। उनका ये जवाब उनकी बहादुरी और मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म का एक सिंबल बन गया। लेकिन पर्दे के पीछे जो हो रहा था वो और भी ज्यादा गंभीर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अपना मैसेज बहुत साफ कर दिया था। खबरों में आया कि भारत ने अपनी 9 बैलिस्टिक मिसाइलों को एक्टिवेट कर दिया था और उनका निशाना पाकिस्तान के शहर थे। ये एक खुली चेतावनी थी, या तो पायलट को सुरक्षित वापस करो या फिर एक बड़े युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो भारत का स्टैंड एकदम क्लियर था, पायलट की तत्काल और बिना शर्त रिहाई, कोई नेगोशिएशन नहीं। और इस बीच अमेरिका, यूएई और सऊदी अरब जैसे बड़े देश भी एक्टिव हो गए। सबने मिलकर पाकिस्तान पर जबरदस्त दबाव बनाया। आलम यह था कि पाकिस्तान के अपने विदेश मंत्री को संसद में खड़े होकर कहना पड़ा कि भारत के हमले का खतरा मंडरा रहा है। और इस चौतरफा दबाव का असर हुआ। 28 फरवरी को पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऐलान किया कि वो विंग कमांडर अभिनंदन को एक शांति के संकेत के तौर पर रिहा कर रहे हैं। और फिर 1 मार्च को वो वाघा बॉर्डर से अपने वतन वापस लौट। देखिए, बालाकोट एयर स्ट्राइक सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये भारत की बरसों पुरानी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसने एक नई रेड लाइन खींच दी। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ भी छोड़ जाता है। सवाल ये कि क्या इस एक घटना ने 2 न्यूक्लियर ताकतों के बीच टकराव के सारे पुराने नियम हमेशा के लिए बदल दिए हैं? और क्या ये बदलाव भविष्य में किसी और भी बड़े टकराव का दरवाजा खोल सकता है? इस पर सोचना जरूरी है।